हम पिछले वीडियो में टाइप ऑफ यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है, प्रिमिटिव, एफसीसी, बीसीसी, ये डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज के वीडियो में कोऑर्डिनेशन नंबर को डिस्कस करेंगे कि किसी भी यूनिट सेल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होता है, और उससे हम कुछ न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे, डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे किसी भी यूनिट सेल की। तो हम आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए क्यूबिक लैटिस, घनीय जालक में समन्वय संख्या क्या होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं या समन्वय संख्या होती क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ ए नियरेस्ट नेबर एटम। किसी भी पर्टिकुलर एटम, किसी क्रिस्टल सिस्टम में किसी अगर पर्टिकुलर एटम की बात करें तो उसके नियरेस्ट कितने नेबरिंग एटम प्रेजेंट है, उसे ही हम उस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक सेल की। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल में जो टोटल जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6। देखिए, हम एक कॉर्नर वाले एटम को यहाँ पर पकड़ लेते हैं। एक यहाँ पर क्यूब है, ये एक यूनिट सेल है, उसमें हम इस कॉर्नर को पकड़ लेते हैं। इस कॉर्नर वाले एटम के जो सराउंडिंग नियरेस्ट नेबर हैं उनको अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास इस पर्टिकुलर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। और किसी एक एटम की बात करें या कहीं और एटम की बात करें तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सेम होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, इस कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट है उसके नियरेस्ट एटम होगा उसके जस्ट अपोजिट सामने वाला एटम, और दूसरी साइड में ये। ठीक है, ऐसे ही अगर पास वाले क्यूब की बात करें तो उसके साथ जुड़ा हुआ, और इधर जाए तो ये वाला, ऊपर की तरफ जाएं तो ये वाला एटम नियरेस्ट होगा, और नीचे की तरफ जाएं तो ये वाला एटम नियरेस्ट होगा। तो इस प्रकार से आप देखिए, एक्स अक्ष की तरफ चलें, एक ये, दूसरा ये, वाई अक्ष की तरफ चलें तो तीसरा ये और चौथा ये, जेड अक्ष की तरफ चले तो पांचवा ये और छठा ये। इस प्रकार से कॉर्नर वाले एटम को लेकर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा 6। क्लियर है? अब हम बात करते हैं बॉडी सेंटर की। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। अब हम इसमें जो इस यूनिट सेल के जो सेंटर में एटम प्रेजेंट हैं उसको लेकर कोऑर्डिनेशन को समझा सकते हैं कि क्योंकि जो 8 कॉर्नर्स में जो ये एटम प्रेजेंट हैं वो ही इसके नियरेस्ट नेबर्स होंगे। तो 8 कॉर्नर्स होने की वजह से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, बीसीसी यूनिट सेल का 8, सिंपल क्यूबिक का 6 और बीसीसी का सिस्टम है। अब हम बात करते हैं एफसीसी की। उसमें जो कोऑर्डिनेशन है वो होता है 12। 12 किस प्रकार से होता है? वो होता है 6 उसी प्लेन में, उसके ऊपर अबव द लेयर 3, और अगर हम इस एटम की बात करें तो उसके जस्ट नीचे भी ऐसी वाली लेयर प्रेजेंट होगी। तो अबव द लेयर 3 और बिलो द लेयर 3। तो इस प्रकार से टोटल जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो होगा 6। अगर हम इसको अगर यूनिट सेल के रूप में समझने की कोशिश करें, क्यूबिक यूनिट सेल की तरह समझने की कोशिश करें, तो जो फेस सेंटर्ड वाला जो एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम निकालें तो वो होगा 12। 12 किस प्रकार से होगा? 4 + 4 + 4 = 12। 4
सेम ही प्लेन में, जिसमें कि वो फेस सेंटर वाला एटम प्रेजेंट है, तो उसी प्लेन में 4 होंगे और अबव द प्लेन भी 4 होंगे, ये देखिए, और बिलो द प्लेन भी 4 होंगे। इस प्रकार से एफसीसी यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसमें 12। क्यूबिक यूनिट सेल के टाइप और टोटल कंट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल और एटॉमिक रेडियस और पैकिंग फ्रैक्शन का यहाँ पर टेबुलेशन किया गया है। जो क्यूबिक सिस्टम में प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसका पर एटम कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल 1 एटम पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन होता है और उसकी जो एटॉमिक रेडियस होती है वो होती है a/2 और इसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है 52.36%। और जो बीसीसी यूनिट सेल होती है उसको हम आई से भी डिनोट करते हैं और उसका कंट्रीब्यूशन होता है 2 एटम पर यूनिट सेल और जो एटॉमिक रेडियस होती है वो होती है a√2/4 और पैकिंग फ्रैक्शन होता है 67.98%। जो एफसीसी यूनिट सेल है उसका कंट्रीब्यूशन 4 होता है, ये आपको मैं अभी समझा चुकी हूँ पिछले वीडियो में, और इसकी जो एटॉमिक रेडियस होती है वो होती है a√3/4 और उसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है 74%। तो ये जो डाटा है वो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम आता है। तो और इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में समझाएंगे भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। रेडियस रेशियो बेसिकली जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं वो कैटायन और एनायन के द्वारा बने होते हैं। तो कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस का जो रेशियो होता है उसे ही रेडियस रेशियो कहा जाता है और इसे हम R+/R- से शो करते हैं। R+, जो स्मॉल r+ है वो कैटायन की रेडियस है और कैपिटल R- है वो एनायन की रेडियस है। आयनिक सॉलिड में डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर पाए जाते हैं क्योंकि इनमें जो साइज है रिलेटिव कैटायन और एनायन की वो भी डिफरेंट होती है। तो हम रेडियस रेशियो के आधार पर किसी भी सॉलिड का या क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं और अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता होता है तो हम उस सॉलिड की शेप भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर रेडियस रेशियो ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो उस क्रिस्टल का में जो कैटायन है उसकी साइज ज़्यादा होगी और कैटायन के साथ साइज ज़्यादा होगी तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर रेडियस रेशियो 1 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 12। रेडियस रेशियो हमें जो रेंज है वो शुरू होती है लेसर देन 0.155 से 1 तक। 1 का मतलब है कि यहाँ पर जो कैटायन की साइज है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी हाईएस्ट है 12 और ये कोऑर्डिनेशन पाया जाता है क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग में और हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग में। सीसीपी या HCCP जो यूनिट सेल होती है उनमें ये कोऑर्डिनेशन नंबर पाया जाता है। रेडियस रेशियो की रेंज अगर 1.0 से 0.732 तक है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8 और जो इसमें सिस्टम पाया जाएगा वो होगा क्यूबिक। अगर रेंज 0.732 से 0.414 तक आती है रेडियस रेशियो की तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 और यहाँ पर जो सिस्टम पाया जाएगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल सिस्टम। अगर रेंज होगी 0.414 से 0.225 तक तो कोऑर्डिनेशन नंबर पाया जाएगा 4 और यहाँ पर जो क्रिस्टल सिस्टम होगा वो होगा टेट्रागोनल। अगर रेडियस रेशियो 0.225 से 0.155 के बीच में होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 3 और ये सिस्टम होगा ट्राइएंगुलर। अगर रेडियस रेशियो लेसर देन 1.55 आता है तो दैट मीन्स यहाँ पर जो एनायन है उसकी साइज बड़ी है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कम, वो होगा इक्वल टू 2 और जो स्ट्रक्चर होगी सिस्टम की वो होगी लीनियर।
क्लियर है। रेडियस रेशियो से हम किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन को निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को, और कोऑर्डिनेशन नंबर से हम जो पैकिंग है या जो यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन है उससे हम उस सॉलिड के स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल जो घनीय क्रिस्टल निकाय है उसमें घनत्व की गणना किस प्रकार से की जाती है। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगी मास ऑफ द यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। वॉल्यूम किसी भी यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए क्यूब से, और यहाँ पर जो ए है वो है एज लेंथ, उस क्रिस्टल की एज लेंथ को हम डिनोट करते हैं ए से। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या हो जाएगा, एन क्यूब। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम मास ऑफ द यूनिट सेल। मास ऑफ द यूनिट सेल वो होगा नंबर ऑफ द एटम पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम। ठीक है, नंबर ऑफ द एटम पर यूनिट सेल इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और उसको हम डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, और अब बात आती है मास ऑफ ईच एटम। मास ऑफ ईच एटम किस प्रकार से निकालेंगे, m अपॉन एन ए। m होता है यहाँ पे एटॉमिक मास, और एन ए जो है वो है एवोगाड्रो नंबर। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा वो आएगा जेड एम अपॉन ए क्यूब एन ए। तो ये जो फॉर्मूला है उससे हम काफी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट छोटा सा टॉपिक है। तो हम ये इस टर्मिनोलॉजी को समझते हुए डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है।